हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाला क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 2 वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें पढ़ने वाले देखो, सबसे पहले 2.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। जैसे हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्णन तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल आकृतियों को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं को भी रखा जा सकता है। हमारे चारों ओर क्योंकि कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे ये मोबाइल हो गया, ये हमारे जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, खिलौना कपड़े का, इसके बाद ताला हो गया, ये हो गया ग्लोब हो गया, ये कांच की गिलास और ये लोहे की पकड़ हो गई। अब देखो आगे, मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं और बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अंतः वस्तुओं को के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियाँ तथा जिन पदार्थों से बने होते हैं वे के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख तथा मर्दा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपनी घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से तथा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? का चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील है, साबुन है, पहिए का आरा है, बैट है, बल्ला है, माचिस की डिब्बी है, नमक है, आलू है। और हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके चारों ओर हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। तो उदाहरण के लिए जैसे दीवार हो गई, वक्स हो गया, दरवाज़ा, ट्रैक्टर और सड़कें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पता कीजिए जो कागज़ तथा लकड़ी की बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ तथा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पता कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनके पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतूहल हो सकता है। और एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र या शिक्षक, अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। क्रियाकलाप 2। सारणी 2.2 में कुछ पदार्थ की सूची दी गई है और इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के लिए और भी अधिक आप इन सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। देखो वस्तुएं उन पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे प्लेट, थाली, ये इस्पात, कांच या प्लास्टिक या अन्य कोई से भी बनी हो सकती है। और पेन प्लास्टिक और धातु की। और जूते किससे बने होते हैं? चमड़े के कपड़े, वस्त्र, जितने भी कपड़े हैं वो सब क्या होते हैं? वस्त्र या धागों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद देखो, अब प्रयास कीजिए कि अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें यह क्या पता चलता है कि हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा है। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसे भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है? देखो, पदार्थ और इनसे बनी वस्तुएं, जैसे लकड़ी किससे बनी है? कुछ से बनने वाली वस्तुएं, कुर्सी हो गया, मेज, हल हो गया, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से हम देखो पुस्तक है, नोटबुक है, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। देखो चमड़े से बनने वाले जितने भी बेल्ट है, जूते है, फर्श है, ठीक है। और प्लास्टिक से बनने वाले जो भी स्केल हो गया, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स का, इसके अलावा टिफ़िन हो गया, या फिर हमारे इससे प्लास्टिक से खिलौने भी बनते हैं। अब देखो रुई से क्या बन सकते हैं? खिलौने भी बन सकते हैं। इसके अलावा रजाई का भी निर्माण रुई से होता है, ठीक है। अब देखो कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। तो देखो पदार्थ के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? यह ध्यान में रखने की हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा? गिलास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसी पर्दा चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। जब
हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण धर्म क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए और क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीली पदार्थ को एक समूह में पृथक करना है। अब जैसे ही अब आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पदार्थ को पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ को ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके किसी भी ढंग में उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर पदार्थ के पृष्ठों को रेजमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वह द्युतिमान है अथवा नहीं। देखो, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं और लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातु के उदाहरण है। देखो, अब धातु किसे कहते हैं? पदार्थ जिसमें द्युति या चमक का गुण पाए जाते हैं ये सभी क्या है? पदार्थ धातु कहलाते हैं। इनके उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी क्या है? धातुओं के उदाहरण है। आगे देखो, कुछ धातुएं बहुत अधिक चमक हो देती हैं, वो द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों को ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार तथा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखने की इनमें द्युति है अथवा नहीं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक और अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोच करने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि जिन्हें आसानी से संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर कहलाते हैं। इनके उदाहरण रुई और स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी और धातुएं कठोर होती है। अब देखो, कोमल वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ। और जबकि जिन्हें आसानी से खरोचा या संपीड़ित नहीं किया जा सकता वो सभी पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई और स्पंज जो है वो कोमल होता है, जबकि लकड़ी और धातु क्या होती है? कठोर होती है। अब आगे देखो, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति, कठोर, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप उन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलेय अथवा अविलेय। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। देखो, नमक ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, चीनी जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगी, बालू पूर्ण रूप से नहीं घुलेगी, चौक भी जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगी और लकड़ी का बुरादा भी जल में नहीं घुलेगा। अब देखो, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ क्या? विलेय है। अन्य पदार्थ जल में साथ मिश्रित नहीं हो पाते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते, तो ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। विलेय क्या होते हैं? कुछ पदार्थ या पूर्ण रूप से जल में विलुप्त हो जाते हैं या घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलेय पदार्थ। और अन्य जो पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते या काफ़ी समय बाद मिलाने के पश्चात भी जल में विलुप्त नहीं होते, तो ऐसे पदार्थ अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5। अब देखो, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल एवं अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य पदार्थ जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ने देने पर भी पृथक कर पाते हैं।
अब देखो सिरके को क्या जल में भली-भांति मिलाया जा सकता है, नींबू के रस को भी भली-भांति जल में मिश्रित किया जा सकता है, सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन को जल में मिश्रित नहीं किया जा सकता। अब देखो कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं या पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वस्तुएं जल पे तैरती है अथवा डूबती है। क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल के पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ पदार्थों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित हो जाए वे पदार्थ जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं तथा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, कंकड़ पत्थर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? यह आप उसे जल में तैरने वाले जल के में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण देने हैं। अन्य द्रवों जैसे तेल में यदि पदार्थ तैरता है अथवा डूबता है, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छुपना चाहेंगे ताकि आपको कोई दूसरा को दिखाई ना दिए। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आप मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेता है। अतः पदार्थ अथवा सामग्री जिसके होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शिता कहलाते हैं। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी के उदाहरण हैं। पारदर्शिता वे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो सभी क्या है? पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है पारदर्शी के उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन सभी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि वह बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अपारदर्शी कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं। जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र सभी अपारदर्शी के उदाहरण हैं। अब देखो क्रियाकलाप 6। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब पहले से ही अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थ जिनके होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे कागज़ पर लगे उस तेलीय डब्बे को याद कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती है। जैसे कागज़ पर तेलीय डब्बे से वस्तुओं को देखना। जिसका उपयोग अपने खाद्य पदार्थ वसा के लिए परीक्षण करने में किया था वह भी पारदर्शी था। क्या आप पारदर्शी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अंततः हम पदार्थ को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारदर्शी के समूह में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे कमरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली के ढक्कन का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करने पर हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या हथेली अपारदर्शी, पारदर्शी या पारदर्शी है। हमने यह सीखा है कि पदार्थ की अपनी बनावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य पदार्थों में मिश्रित होने से ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैरते हैं अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी हो सकते हैं। पदार्थ का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक स्थान रखती हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी वस्तुओं के बिस्कुट को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभ होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटने से उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इस विषय में और अधिक जानकारी हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसी के साथ इस पाठ में हमने क्या सीखा? तो देखो, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा वे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी
बनाया जा सकता है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे तो कुछ अन्य चिकने मसूर। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तथा कुछ अन्य कोमल। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ पदार्थ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ लकड़ी तथा धातु पारदर्शी अपारदर्शी और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा अथवा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैप्टर नंबर 2 वस्तुओं के समूह बनाना समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।